So you guys know how in the last few videos I have been saying कि मैं बहुत random video बना रही हूँ. Well, this is not a random video and this is a video specifically for those few जो luckily last week में अपना slot book करवा पाए हैं and आगे के next couple of weeks and I think October 1st week तक अपने slots successfully book करवा पाए हैं. And even if you have been unfortunate और आप लोग नहीं book करा पाए हो, please don't lose hope. VFS आई थिंक अब थोड़ा जल्दी स्लॉट्स निकाल रहा है बिकॉज लास्ट वीकेंड पे अराउंड 2 दिन तक थोड़ी देर में स्लॉट्स निकले थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लकी इनफ टू बुक देयर स्लॉट्स. मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूछा था इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन. अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, क्या हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो पर्टिकुलरली फॉर यू गाइज जहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हो एंड कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, तो मैंने अभी लास्ट वीक ही अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट किया है. हो सकता है कि यार कल को मेरे भी डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएं. सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर जो मैं ऑलरेडी सबको दे रही हूँ. प्लीज़ डोंट कम एट मी लेटर सेइंग कि यार आपने तो बोला था ये चल जाएगा और ये नहीं चला. विद ऑल ऑनेस्टी दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव पर्सनली अपलोडेड, जो कि बहुत महीनों तक रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये लगाना चाहिए. एंड आई एम एक्चुअली ऑल प्रिपेयर्ड. आई शो टू यू गाइज. आई एम सिटिंग हियर विद माई कंप्यूटर. मैंने चेकलिस्ट खोली हुई है अपने सामने एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू आई हैड क्रिएटेड एन एक्सेल शीट जहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक चट्टा निकाला था. ऑल्दो VFS की जो हमारी एम्बेसी की चेकलिस्ट है उसमें यू हैव 12 to 13 डॉक्यूमेंट्स जो वो मांग रहे हैं, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स कुल मिलाकर अराउंड 34-35 पे चले गए थे. सो आई विल बी रेफरिंग इट फॉर यू गाइज एंड आई विल कंटिन्यू टू फॉलो यू गाइज अप. ठीक है, सो शुरू कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है. नाउ एप्लीकेशन फॉर्म आराम से गूगल करने पे आपको मिल सकता है. अगर आप लोगों के पास नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. एंड फिल करना होगा आपको. ठीक है, मैन्युअली फिल करना है. प्लीज़ इसको प्रिंट निकाल के मत जाइएगा कि हमने बस PDF में एडिट करके ही फिल कर दिया और आप वही उसको सबमिट कर रहे हो. डोंट डू दैट. आपको मैन्युअली फिल करना होगा. नंबर 1, अ बिग टिप आई हैव फॉर यू गाइज हियर इज़ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो प्लीज़ शांत होकर फिल करना. डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, क्योंकि अगर मैं एक वीज़ा ऑफिसर हूँ और मैं अपने सामने एक एप्लीकेशन देख रही हूँ एक ऐसे स्टूडेंट का जो कि अपने कवर लेटर में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहा है दैट दे आर वेरी फोकस्ड, वो ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, मगर अगर वो लोग एक ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स करेक्शंस, तो इम्प्रेशन शुरू में ही ख़राब हो जाता है. ठीक है, खुद को वीज़ा ऑफिसर की जगह रख के देखना, देन आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. अगर आप लोग का हैंड राइटिंग ख़राब है, प्लीज़ यू कैन आस्क समबडी टू हेल्प यू आउट विद दैट, कि वो आपका हेल्प कर दें, आपको बता दें कि कैसे फिलअप करना है साफ साफ हैंड राइटिंग में. एंड सो वन थिंग दैट आई वॉज टोल्ड वेरी क्लियरली, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लगाओगे वो स्टेपल नहीं करना है. इवन आप अगर एम्बेसी का चेकलिस्ट देखोगे उस पर भी लिखा है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कैरी करना है, आपको स्टेपल नहीं करना है. यू कैन ग्लू इट, आप ग्लू से उसको चिपका सकते हो, पर पर्सनली स्पीकिंग मैं बोलूँगी कि आप कैरी कर लो साथ में ग्लू अलॉन्ग विद योर फ़ोटो, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. मैं अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर गई थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी थी, उन्होंने मुझसे अलग से एक फ़ोटो खिंचवाई थी. तो अगर आप मान लो आपने बहुत प्यार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, मतलब कहते ना चांद से तारे लगा दिए, बट अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको वो उसमें से फ़ोटो निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा. तो सेफ साइड आई वुड से अगर आप बहुत श्योर हो कि हाँ ये फ़ोटो चल जाएगी तो ही उसको अटैच करना, वरना ग्लू से मत चिपकाना. कैरिएट अलग से, कैरियर ग्लू स्टिक अलग से, वहाँ पर चिपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वन रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड. नाउ इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी एक थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ, मगर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वहाँ पे वो आपसे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मांगेंगे. एंड दोनों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ को वाइट बैकग्राउंड के साथ दिखाना है 80% जूम के साथ. ये वीज़ा का एक प्री रिक्विजिट होता है. जब आप वीज़ा के लिए फ़ोटो अपनी सबमिट करते हो तो वो यही होनी चाहिए, एकदम चिपकी हुई अच्छे से.
तो प्लीज़ 2 फ़ोटोज़ बोली हैं, आप ज़्यादा कैरी कर लेना, लेकिन हो सकता है आपसे वहाँ पर भी खिंचवाएं वो लोग, तो दे विल गिव यू अ गुड, आई थिंक 5 या 6 फोटोग्राफ्स मिली थी मुझे, तो दे विल गिव यू दैट। पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप जा रहे हो, आपको वीज़ा पे स्टैंप लगवाना है, तो अपना पासपोर्ट तो सबमिट करोगे ही, तो ओरिजिनल अपना पासपोर्ट आप कैरी करने वाले हो। पासपोर्ट के अंदर प्लीज़ मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो। पासपोर्ट जब भी कोई अथॉरिटी इशू करती है तो वो 10 ईयर्स के लिए इशू करती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट ऐसा ना हो कि जस्ट एक्सपायर होने ही वाला हो, प्लीज़ मेक श्योर। एंड ऑल्सो ये भी, अगर आप ऑलरेडी बहुत ट्रैवल कर चुके हो पहले, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पासपोर्ट में इतनी स्टैम्प्स लगी हुई कि खाली जगह ही नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट इन एडवांस। एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है पासपोर्ट की, फ्रंट और बैक पेज की। चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, जैसे हम लोग काफ़ी फ़ोटो आईडीज़ पे करवाते भी हैं, आई गेस दैट वर्क्स टू। कवर लेटर, नाउ ओके, आई वांट टू टेक सम टाइम टू एड्रेस दिस, बिकॉज कवर लेटर इज़ समथिंग जो कि लोग काफ़ी डरते भी हैं इससे, एंड आई फील लाइक इट्स नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सी, कवर लेटर क्या है? दिल्ली एम्बेसी में इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, राइट? कवर लेटर इज़ दी ओनली थिंग, एक ऐसा पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप एक वीज़ा ऑफिसर को समझा सकते हो कि आप कौन हो। योर पर्सनैलिटी नीड्स टू शो अप ऑन दैट कवर लेटर। देर आर सो मैनी कवर लेटर्स आउट देयर। मैंने भी काफ़ी कवर लेटर्स देखे हैं रिसेंटली, जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, बहुत ड्रीमी ड्रीमी बातें कि मैं दुनिया बदल दूंगा अगर मुझे एक कोर्स करने को मिल गया, या आई एम वेरी एम्बिशियस इन नेचर, या कुछ भी। यार ये सब चीज़ें लिखना ना बहुत जेनेरिक होता है, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर के पास जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऑलमोस्ट उसमें हर कोई बोलेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा यार जो खुद अपने कवर लेटर में बोलेगा कि नहीं मतलब मैं कर लूँगा तो अच्छा है, नहीं करा तो अच्छा है। सो हाउ विल यू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट? It has to be written by you. It has to show your personality on that piece of paper. ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो अभी से, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इज़ योर कवर लेटर। आप और भले ही किसी डॉक्यूमेंट पे टाइम ना लगाओ इतना, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मगर एक कवर लेटर ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कहूँ तो मैंने अराउंड 3 मंथ्स लगाए थे, जहाँ पर मैंने पहले सिर्फ वो पॉइंट्स नोट डाउन करे थे, जहाँ पर मैंने लिखा था कि क्या क्या वो चीज़ें जो मैं वीज़ा ऑफिसर को बताना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि वो जानेगा तो उसके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि धीरे धीरे करके उसको रिफ़ाइन करते जाना है। मतलब मैंने जब एक बार बना लिया अपना पूरा कवर लेटर, उसके बाद मैं उसको हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देती थी, एंड देन आई यूज़ टू रिविजिट इट बार बार कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं और अच्छी लिख सकती हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं दिखाना है, इतना भी इमोशनल नहीं दिखाना है खुद को, राइट। एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी है इन कवर लेटर्स इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। गाइज एक बात समझ के चलना, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हम लोग बचपन से हम लोग को अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, येस, बट वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। हम लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कौन होते हैं? जो कि यूएस में होते हैं, या फिर कनाडा में पैदा हुए होते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए होते हैं, जहाँ की उनकी भाषा ही अंग्रेज़ी है। इटालियंस आर ऑल्सो नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। आप लोग कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिख देते हो कि मतलब अगला बंदे को समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाहते हो। एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक अ वेरी गुड इम्प्रेशन, बट सिंपल अंग्रेजी लिखो। डोंट क्रिएट रियली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन सेंटेंसेस की 6-6, 7-7 लाइन तक आपके सेंटेंसेस चल रहे हैं या कुछ है, मत करो, सीरियसली मत करो, इट्स नॉट वर्थ इट। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर बीच में डाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं नहीं कहती कि मेरा कवर लेटर परफेक्ट है। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से इट सबके सामने, द डे आई गेट अ रिस्पॉन्स फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैं अपना कवर लेटर पब्लिक करूँगी। आई विल मेक अ वीडियो जहाँ पर मैं अपना कवर लेटर सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 रीज़न से, अगर वो एक्सेप्ट होता है दैट मीन्स शायद मैंने कुछ सही करा होगा, शायद मैंने कुछ अच्छा लिखा होगा, और अगर उससे आप लोगों का फ़ायदा होता है, ग्रेट। सेकेंडली, अगर मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हो सकता है मैंने कोई गलती करी होगी, जो मुझे लगता है कि अगर आप लोग उस गलती से कुछ सीख जाते हो
तो इट्स इवन बेटर। इन रीजंस की वजह से मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। एंड द रीज़न आई एम नॉट शेयरिंग इट राइट नाउ इज़ कि मैं नहीं चाहती कि मेरा देखा देखी अगर मैंने कोई गलती ऑलरेडी कर दी है, आप लोग भी उस गलती को दोहराओ और आपकी भी अच्छी खासी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, सो मैं क्लियरली ये बात ऑलरेडी पब्लिश कर रही हूँ कि जिस दिन मेरे पास आता है कोई भी रिस्पॉन्स आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इट इज़, आई विल मेक इट पब्लिक फॉर एवरीबडी। ठीक है, कमिंग फ्रॉम दैट, एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहती हूँ रिगार्डिंग कवर लेटर्स दैट आई हैव सीन। यार मैंने कुछ ऐसे कवर लेटर्स भी पढ़े हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज़ी भी अच्छी यूज़ करी है, दे हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन वो यार कोई बात अगर आपको एम्फसाइज करनी है तो आप उसमें उसको कैपिटलाइज भी कर दोगे, बोल्ड भी कर दोगे, इटैलिक्स भी कर दोगे, अंडरलाइन भी कर दोगे। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ लेटर। आप लोगों ने अगर अपने स्कूल में, आप लोगों को याद हो आप लोगों ने कैसे लेटर्स बनाए थे, कैसे अपने लेटर्स आप लिखते थे, आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कवर लेटर इज़ अ फॉर्मल लेटर। अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो एक चीज़ कोई कर दो, सिर्फ अंडरलाइन कर दो या सिर्फ बोल्ड कर दो, दैट्स इट। एब्रप्टली आउट ऑफ नोवेयर सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बीच में कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो कैपिटलाइज हो जाएंगी। अरे यार उसको भी पता है क्या है। और अगर मैं एक वीज़ा ऑफिसर हूँ, मैं आपका कवर लेटर पढ़ रही हूँ ना, तो यार मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ऐसी चीज़ों से कि ओह पढ़ते पढ़ते अरे यहाँ पे क्या लिखा है। इट डज़ नॉट लुक गुड बेसिकली इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्रिस्प रखिए अपने कवर लेटर को, पॉइंट वाइज डिवाइड करके रखिए क्या करना है। और अगर आप लोग चाहते हो तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कवर लेटर्स की किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि जब मैंने अपना कवर लेटर बनाया था तब मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, नॉट जस्ट फ्रॉम वीज़ा पर्पसेस बट वैसे भी कि एक अच्छा कवर लेटर कैसे बनता है। सो इफ़ यू गाइज वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कन्फर्मेशन रिसीट ऑफ द एनरोलमेंट। तो प्री एनरोलमेंट होता है, हम सब ने करवाया होगा। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद बोला होगा कि हाँ आपको प्री एनरोलमेंट कराना है। आप उसका समरी लेकर आएंगे और आप उसका एक्सेप्टेंस लेटर लेकर आएंगे। ठीक है, हालांकि चेकलिस्ट में लिखा है एंड और, बट प्लीज़ कैरी बोथ, एक चीज़ पे नहीं छोड़ना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ DOV या फिर चीमिया सर्टिफिकेट। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस। मैंने चीमिया नहीं करवाया था, मेरा एजुकेशन सब कुछ दिल्ली से हुआ है, तो मैंने DOV का एप्लीकेशन दिया था अपने वीज़ा के साथ। सो मैं एप्लीकेशन लेकर गई थी जिसमें मैंने अपना DOV का सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, द ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री वगैरह जो कुछ है, जो हमने ट्रांसलेट, अपोस्टाइल, HRD टेस्ट सब करवाई है, और उसके साथ फ़ोटोकॉपीज़। अच्छा, यहाँ पर जब आप अपना सबमिट कर रहे हो वीज़ा के लिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इन पर्टिकुलर, प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप उसका कलर फोटोकॉपी निकलवा रहे हो उसके आप बैक टू बैक निकलवाइए, बिकॉज वो स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो सॉ पीपल जो सिर्फ अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का फ़ोटो कॉपी लेकर गए थे, पीछे का नहीं निकलवाया था। डोंट डू दैट, रियली डोंट डू दैट। ठीक है, HRD अटेस्टेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन दिस चैनल। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग अगले साल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अभी से देख लो ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, हम लोग की गलती से थोड़ा सीख जाओ। ठीक है, रिसीट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फ़ी। अगेन मेरे केस में प्री एनरोलमेंट का कोई फ़ी नहीं था। एनरोलमेंट मैं करवा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास DOV नहीं है, तो आई डिड नॉट सबमिट दिस। अगर आप ऑलरेडी अपना DOV आपके पास आ चुका है या आपके पास आपका चीमिया आ चुका है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाना होता है। ये बात मुझे भी अभी रिसेंटली पता चली है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात पता है नहीं पता है, बट प्लीज़ गेट इन टच विद योर यूनिवर्सिटी एंड आस्क देम कि प्री एनरोलमेंट हो चुका है, अब एनरोलमेंट का क्या प्रोसेस है। डू आस्क देम। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे अभी आई थिंक कवर लेटर के बाद अगर सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस किसी पॉइंट को लेकर आ रहे हैं तो वो इसी पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पे भी टाइम लेना चाहती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ सबमिट करोगे। पहले सिर्फ मैं वो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी जो यहाँ पर उन्होंने मांगे।
अपने एग्जाम्पल देकर, क्योंकि मुझे मेरी मदर ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो मैंने क्या सबमिट करा था, मैंने अपनी मदर के 3 साल के ITR फॉर्म सबमिट किए थे एंड उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया था। नॉट जस्ट अ बैंक स्टेटमेंट बट प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ साइंड एंड सील्ड, ठीक है। अगर आपका सील नहीं कर रहा है बैंक, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम साइन और स्टैंप लगवा लेना हर पेपर पे। ये भी बहुत गलती होती है, कई सारे बैंक्स होते हैं। सो माई मदर हैज़ अ गवर्नमेंट बैंक जिसमें उनका अकाउंट है एंड ये लोग कई बार नहीं मानते हैं। ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू नेम द बैंक, बट बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। सो थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हर बैंक स्टेटमेंट के पेपर पे वो साइन और एक स्टैंप लगना चाहिए मैनेजर का या बैंक का, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ID प्रूफ, मैंने आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी सबमिट किया था। उसके बाद आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हाँ, ये बोलते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होना चाहिए। क्या सबमिट करोगे एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ में? माई मदर स्टार्टेड वर्किंग समटाइम इन द 1980s एंड शी वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो समहाउ और द अदर आई वॉज एबल टू फाइंड हर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर था, मैंने उसका कलर फोटोकॉपी निकलवाया था। मैंने शी इज़ रिटायर्ड नाउ, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो उनका लास्ट सैलरी स्लिप था, मैंने वो को फोटोकॉपी करवाया था। अगर आपके भी पेरेंट्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको और रिटायर हो गए हैं, तो आपको पता है एक PPO करके डॉक्यूमेंट होता है जो उनको मिलता है, मैंने उसका फ़ोटोकॉपी लगाया था, ठीक है। प्लस जो भी दी आइडिया इज़ कि ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक तरीके से आप बोल सकते हो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यार तुमने जस्टिफाई कर दिया बैंक स्टेटमेंट दिखाकर कि मेरे माता पिता के पास इतना पैसा है जो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुमने ITR भी दे दिए दिखाने के लिए कि देखो हम टैक्स की चोरी नहीं करते, जो पैसा है वो सही पैसा है, ठीक है। आपने ये भी दिखा दिया कि आपके पेरेंट्स कहाँ काम कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट का वो है, ओके। बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि इतना सेविंग्स कहाँ से आया, राइट, दैट वुड रियली हेल्प यू केस। आई पर्सनली फील वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि आप वीज़ा ऑफिसर को क्लियरली बता रहे हो कि भाई देखो मेरे मदर या फादर जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो ये काम करते हैं, ये उनका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का प्रूफ है और ये उनके ITR हैं, ये उनका बैंक स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो पैसा अभी मैं यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको हम, वो पैसा यहाँ से आया है। अगर वो कोई सेविंग्स करें, जैसे मेरे मदर के केस में रिटायरमेंट के टाइम पे दे गेट सम मनी, राइट, तो अब वो दिखा सकते हो कि ये यहाँ से आया तो मैं ये सबमिट कर रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आप लोग इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट अगर बना सकते हो, एंड दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना ही लगाना है, बट द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू नो ये आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाओगे ना, पता है दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई दैट। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठा के लगा दो, बट यू हैव टू जस्टिफाई। इसके अलावा मैंने एक स्पॉन्सरशिप लेटर दिया था, जो भी यहाँ पर चेकलिस्ट में मांग रहे हैं। नाउ ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो एफिडेविट पे चाहिए कि खाली लेटर से चल जाएगा। तो यार देखो, मेरे सामने ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर लोगों ने सिर्फ लेटर के फॉर्म में सबमिट किया था और वो चल गया था। बाकी ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने एफिडेविट बनवाए और वो दिए। तो आई थिंक कोई सच मैंडेटरी कुछ वो नहीं है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। इफ़ यू गाइज वांट यू कैन मेक अ सिंपल लेटर कि हाँ भाई मैं हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर, कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है और इसको पढ़ना है आगे, तो मैं इतना इतना फ़ंड दिखा रहा हूँ और इनटू ये, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे आगे भी दिखा सकता हूँ। आई एम कंफर्टेबल विद इट। ये आप दिखाओगे, ठीक है। मेरे पास टाइम था पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे और भी डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने थे, तो मैंने ये एफिडेविट बनवा लिया था नोटराइज करा के। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली फॉर एटलीस्ट 30 डेज। आप होटल बुकिंग करवा सकते हो, या फिर आपने अगर किसी हॉस्टल में लिया है अकोमोडेशन तो आप उसका प्रूफ दिखा सकते हो। टोटली अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पर किसी से एग्रीमेंट ले लिया है घर फ्लैट देखकर, तो आप वो एग्रीमेंट का कॉपी भी लगा सकते हो।
1 वे फ्लाइट टिकट, ऑब्वियसली आपको एक फ़्लाइट टिकट दिखाना होगा कि आप इटली जा रहे हो, किस डेट पे जा रहे हो, और ये सब चीज़ें आप अपने कवर लेटर में मेंशन करोगे बाय द वे, ठीक है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आई थिंक रिलायंस, बजाज, अलियांस, बहुत लोग का होता है, टाटा AIG का भी होता है, ईजिली मिल जाता है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट वुड कॉस्ट यू, बिकॉज द लास्ट 3 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करें दे वर टेकन केयर ऑफ बाय माई कंसल्टेंसी एक्सेप्ट द फ्लाइट आई हैड बुक्ड इट। तो ये तो यार वो रही जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है, ठीक है। अब बात आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। मेरे केस में सबसे गंदा सीन ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स के सरनेम में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आई नीड एन एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसको 1 एंड सेम नेम सर्टिफिकेट कहते हैं। अब इसके बारे में भी बहुत ओपिनियंस हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है, इसे क्या बोलते हैं, कैसे बनवाना है। तो आई वुड टेल यू, मैंने पता करा था पटियाला हाउस कोर्ट में जाके कि कैसे बनता है ये। तो वहाँ पर उन लोगों ने बोला था कि अपेरेंटली ये बहुत कॉमन है। आप वहाँ पर किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे, आप उनको बोलेंगे आपको 1 एंड सेम नेम सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपसे पूछेगा किस काम के लिए चाहिए, आप उसको बता दो। स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करा है इटली के लिए। एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जहाँ पर आप लिख देते हो क्लियरली कि इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है, इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है, और दोनों के दोनों सेम पर्सन है और उनका असली नाम ये है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को आपको पहले SDM से अटेस्ट करवाना होगा, उसके बाद MEA से अपोस्टाइल करवाना होगा, ठीक है। ये एक एफिडेविट टाइप का बनता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, SDM अटेस्टेशन कहाँ से कराओगे, कहाँ नहीं कराओगे। देखो, अगर आपका कोई नोन पर्सन है जो SDM है या आपकी खुद की कोई जान पहचान है तो वहाँ से करा लो। मेरे एक्सपीरियंस में कोर्ट में ही कुछ लोग होते हैं, यू अंडरस्टैंड राइट, सरकारी काम, वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं, वो खुद करवा देते हैं। तो मेरे केस के अंदर उन्होंने आई थिंक 1700 चार्ज करा था एंड विद इन 2 days उन्होंने मुझे SDM अटेस्टेशन और MEA से अपोस्टाइल करा के मेरा 1 एंड सेम नेम सर्टिफिकेट दे दिया था। तो ये एक मेरा एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा था। इसके अलावा हाँ, मैंने आज से 2 साल पहले IELTS दिया था, ठीक है। मैंने IELTS का वो कॉपी लगाया था। इट्स नॉट मैंडेटरी, अगेन मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि यार मैंडेटरी होता है IELTS का दिखाना, अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही है मत दो। मैंने इसलिए लगाया था यार क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने एडमिशन के टाइम पर यूनिवर्सिटी में दिखाया था दैट आई एम क्वाइट प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई थॉट ठीक है, अगर केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता तो कम भी नहीं करेगा और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ही है, क्या ही जाता है, तो मैंने वो लगाया था। उसके अलावा आई हैव बिन वर्किंग फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट लगाया था अपना काम करने के बाद। एंड जितने वर्क एक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेरे, क्या होता है, मैंने वो सब डॉक्यूमेंट्स लगाए थे कि मैंने यहाँ काम करा है, इतने से इतने टाइम काम करा है। रीज़न बीइंग कि जब आप अपना कवर लेटर बना रहे हो, जब आप अपना केस हिस्ट्री बता रहे हो कवर लेटर में, तो आप बताओगे ना कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, इफ़ यू हैव अ वर्क हिस्ट्री दैट इज़। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर डॉक्यूमेंटेशन फॉर मी पर्सनली वॉज कि मैं जो जो चीज़ें अपने कवर लेटर में मेंशन कर रही हूँ मैं उसको डॉक्यूमेंट के साथ जस्टिफाई कर सकती हूँ, राइट। तो दैट इज़ माई सजेशन टू यू टू, वो ज़रूर लगाइएगा अगर आपके पास आपके वर्क एक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉट द ओरिजिनल्स, फोटोकॉपीज़। वीज़ा के लिए अदर देन योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड योर पासपोर्ट, बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है वो सारा फोटोकॉपी लगता है। ओरिजिनल्स कैरी कर लीजिएगा, हो सकता है VFS ऑफिस में वो लोग वेरीफाई करें, मेरे केस में नहीं किया था। इसके अलावा एक और चीज़ है, बस मैंने 2 चीज़ें, मैंने अपना 6 months का मेरा बैंक स्टेटमेंट निकलवाया था, अगेन स्टैम्प और साइन करवा कर बैंक से, तो यू कैन डू दैट। एक लास्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और था, क्योंकि मेरी मदर जो सपोर्ट कर रही थी वो अपनी FD लिक्विडेट करवा के कर रही थी, सो मैंने एक FD ब्रेक लेटर रिक्वेस्ट करके बनवाया था बैंक से। उन्होंने अपने लेटर हेड पे बना के दिया था कि इतने टाइम से इनका अकाउंट है यहाँ पर, और ये एक अपना सेविंग्स अकाउंट है तो ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, और इतनी इनकी FDs हैं, और ये मैच्योरिटी डेट इतनी है, मैच्योरिटी के बाद इतना अमाउंट होगा, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाए थे। नाउ इफ़ यू गाइस वांट DOV के लिए भी, तो प्लीज़ कमेंट
down below. I'll make a separate video for the documents जो मैंने DOV के लिए लगाए थे. And also if you want me to make a video on cover letter कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, please let me know. I'll make a video on that. All the very best you guys, and for everybody जिनकी already applications सबमिट हो चुकी हैं, जिनके पास अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है, फॉर द वंस जो अभी अपॉइंटमेंट बुक करके बैठे हैं, उनकी आने वाले कुछ वीक्स में अपॉइंटमेंट्स हैं. ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज टू. एंड फॉर दोज अनलकी वंस मैं बोलूँ जिनके रिजेक्शंस आ गए हैं, गाइज प्लीज़ डोंट लूज़ होप. अगर अपने एंड से और डॉक्यूमेंट लगाकर बेटर कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट. नथिंग लाइक इट, एंड डोंट गिव अप. दैट्स ऑल. सो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि आई विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग. जितना जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता जाता है मैं आप लोग के लिए कोशिश पूरी करूँगी प्रोवाइड करने की. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज डू सब्सक्राइब एंड लीव अ लाइक. हैव फन. बाय.